हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। कौन से मंथ से रिलेटेड ये डिस्कशन है? अप्रैल 2023 से। 3 कैटेगरीज हैं जिनके इर्द गिर्द सारा डिस्कशन या चर्चा रहने वाली है। पहला आता है स्टेट न्यूज़। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है, सभी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाली जो भी बातें हैं उनको, अगर वो किसी स्टेट से जुड़ी हुई हैं तो हमने कैटेगराइज कर दिया है। हरियाणा की एक साथ पढ़ेंगे, यूपी की एक साथ पढ़ेंगे, राजस्थान की एक साथ पढ़ेंगे, इस तरह से, ताकि ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाए और लंबे समय तक टिक सके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट एग्जाम के बच्चों के लिए न्यूज़ है, नो, ये सभी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन के लिए, वनडे एग्जामिनेशन हो चाहे यूपीएससी हो, पर हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। ओके, देन विल बी टॉकिंग अबाउट डिफेंस न्यूज़, जिसमें सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे। कोई मिसाइल लॉन्च हुआ है, कोई डीआरडीओ से रिलेटेड न्यूज़ है, सब कुछ यहाँ पे कवर होगी। एंड फाइनली विल बी टॉकिंग अबाउट साइंस टेक्नोलॉजी। इन सभी एरियाज से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साइंस टेक में इसरो, नासा, कोई भी स्पेस लॉन्चेस हुए हैं, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई है, वो सारा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। ओके, नए बच्चों को मैं बता दूं, हर महीने हम 5 पार्ट्स के अंदर मंथली करंट अफेयर लेकर के आते हैं और ये 5 ही इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, यानी एक का दूसरे से लेना देना नहीं होता। अलग अलग कैटेगराइज हम न्यूज़ को कर देते हैं। ऑलरेडी 2 पार्ट आ चुके हैं, दिस इज द 3rd पार्ट। 2 पार्ट और आने हैं जिसमें हम नेशनल बैंकिंग, फाइनेंस, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्सेट्रा करेंगे। इन सब का एक सिंगल कंसोलिडेटेड पीडीएफ होता है जो इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग मिलता है। इंग्लिश हिंदी दोनों आपको परचम क्लासेस .in वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। इंग्लिश ऑलरेडी आ चुका है, हिंदी 10 तारीख तक आ जाता है। बाय टुमारो इट विल बी देयर। ओके, चलिए। और अगर आप में से कई बच्चों के पास में जैसे पीडीएफ बैंक है, या कईयों के पास 2023 का सीए सब्सक्रिप्शन पीडीएफ सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, दोनों ही परचम ऐप पे अवेलेबल है, तो आपको कहीं से बार बार लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड ऑन होते जाते हैं। जैसे जैसे हम पार्ट्स पढ़ते जाएंगे इसमें ऐड हो जाएंगे, कंसोलिडेटेड भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई सारी जानकारी। अब हम आ जाते हैं हमारी पहली कैटेगरी की तरफ, विच इज स्टेट न्यूज़। लेकिन शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमारा जो एक रिचुअल है, किक स्टार्ट क्वेश्चन। यस, सो किक स्टार्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ये आपके दिमाग को किक स्टार्ट करने के लिए पढ़ाई मोड में आ जाइए, बिकॉज हम जो भी कुछ आप पढ़ेंगे वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन से आपको सुनना है। दैट इज माई ओनली रिक्वायरमेंट फ्रॉम यू। सो अगर इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, अगर आप डेली वीकली सीए फॉलो कर रहे हो चैनल से, तो आप आंसर कर पाएंगे। नहीं कर पाते, नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में इनके आंसर आपको मिलेंगे। पर आता है तो कोशिश कीजिए, राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, थावे महोत्सव वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? यानी कि थावे महोत्सव या फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया था? सेकेंड क्वेश्चन इज कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसको कि कालिया कहा जाता है, इज विच स्टेट गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर फार्मर्स? यानी कि कालिया स्कीम जो है ये कौन से राज्य की एक इंपॉर्टेंट स्कीम है वहाँ के किसानों के लिए? दोनों के आंसर आते हैं तो लिख दीजिए। राइट आंसर्स गेट अ हार्ट फ्रॉम आवर साइड। कोई बहुत बड़ा अप्रिसिएशन नहीं है, पर थोड़ा सा इंकरेजमेंट है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, सही चल रही है। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूज़ सेक्शन के साथ फ्रॉम द स्टेट कैटेगरी। ओके, तो ये है सबसे पहली स्लाइड। देखते हैं पहला सवाल, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड किसान संपर्क अभियान प्रोग्राम इन द स्टेट? यानी कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कृषि उत्पादन विभाग ने राज्य में किसान संपर्क अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चालू किया गया है। नाम पे ध्यान दीजिएगा, किसान संपर्क अभियान। किसान से संपर्क किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? ताकि उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान दिया जा सके। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग, गाइडेंस, जितने भी कृषि से रिलेटेड और उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड गाइडेंस दी जाएगी। कहाँ स्टार्ट हो रखा है? जम्मू एंड कश्मीर में हो रखा है। 3565 पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, जितनी भी हम सब में ये चलाया जा रहा है। चलते हैं आगे। ओके, सो अंजी ब्रिज एंड इंजीनियरिंग मार्वल। पिछले वीडियो में मैंने जाते जाते आपसे साइनिंग ऑफ क्वेश्चन किया था और उसी का आंसर अब ये आपको मिल रहा है। दैट इज इंडियाज फर्स्ट। अब देखिए, ये नेशनल सिग्निफिकेंस की न्यूज़ है, राइट? सो इंडियाज फर्स्ट सारी ही नेशनल सिग्निफिकेंस की है। सिर्फ आपको बताने के लिए कि ऐसा नहीं समझिएगा, प्री नोशन मत बना लीजिएगा कि स्टेट न्यूज़ है तो सिर्फ स्टेट के लिए है। नो, इट इज़ मेंट फॉर एवरीबडी। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। अब ये रेल ब्रिज वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इंडिया का पहला केबल से रुका हुआ, केबल स्टेड रेल ब्रिज, अंजी घाट
विल बी रेडी इन May 2023। तो कहाँ बन रहा है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बन रहा है और इसका नाम क्या है? अंजी खाड़ है, अंजी ब्रिज जिसे हम कहते हैं। और ये 326 किलोमीटर लंबी जो एक रेलवे लाइन है जो कि श्रीनगर से होती हुई जाएगी और उधमपुर को बारामुल्ला से कनेक्ट करेगी, उसका एक हिस्सा है ये। ऑलराइट, और ये पर्टिकुलरली जो ब्रिज है वो किसको कनेक्ट करेगा? कटरा और रियासी डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करेगा वाया टनल 2 एंड टनल 3 कटरा बनिहाल सेक्शन के अंदर। तो ये पूरा उधमपुर बारामुल्ला वाया श्रीनगर की जो ये पूरी रेलवे लाइन है उसका एक हिस्सा है अंजी ब्रिज। एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। तो भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल अंजी खड़ मई 2023 तक तैयार हो जाएगा, ये अनाउंसमेंट किया गया है। इसका मेन काम क्या है? मेन है काम कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे ब्रिजेस और टनल्स बनाए जा रहे हैं JNK के अंदर। और ये अंजी रिवर के ऊपर बन रहा है जो कि एक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है चेनाब नदी की। ठीक है, तो चेनाब की सहायक नदी है अंजी, उसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। प्रोजेक्ट कॉस्ट रही 400 करोड़ रुपए और टोटल लेंथ ब्रिज की है 725 मीटर्स। अच्छा, अब कुछ एक ऐसी न्यूज़ होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती, वन लाइनर्स होते हैं, शॉर्ट पोर्शन की न्यूज़ होती है, तो वो हमने अलग से कैटेगराइज कर रखा है। देख लेते हैं फटाफट से। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि मनोज सिन्हा है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है ट्यूलिप गार्डन। अब ध्यान दीजिएगा, कई जगह ना इसको मिस कम्युनिकेट कर रखा है न्यूज़ में। जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कई भी कुछ भी गलतियाँ देखने को मिल जाती हैं काफ़ी सारे सोर्सेज में। तो ऐसा नहीं है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का पहला ट्यूलिप गार्डन है या सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। नो, जम्मू डिवीजन का पहला ट्यूलिप गार्डन है, रामबन डिस्ट्रिक्ट का पहला ट्यूलिप गार्डन है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है ये। ठीक है, और ये कहाँ बना है? रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बना है। पहला जो ट्यूलिप गार्डन है, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है, वो एशिया का सबसे बड़ा है, वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। यूनियन टेरिटरी का दूसरा और जम्मू डिवीजन का पहला ट्यूलिप गार्डन बताया जा रहा है और ये टूरिज्म को बूस्ट करने का काम करेगा। दूसरी खबर जो आ रही है वो ये है, मतलब आ तो क्या रही है, जो है वो ये है, मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू ने रिलीज किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है, जम्मू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डोगरी भाषा जो है यहाँ बोली जाती है, उसमें जो वर्जन है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए, रिलीज किया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर से हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो देखिए, हर न्यूज़ आपको कैटेगराइज मिलेगी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हिसाब से। जितना ज़्यादा कैटेगोरिकली पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, उतना रिटेन रहती है इन्फॉर्मेशन। विद स्टेट यूटी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट 2021। रिपील यानी हटा लिया गया। तो किसके राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 को निरस्त कर दिया है, हटा दिया है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। इससे पहले किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार के समय ये लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट 2021 लागू किया जा रहा था, जिसके तहत जो इमरजेंसी घोषित हुई थी ना 1975 से 77 के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो उस समय जितने भी लोग अगर जेलों में गए थे तो उन लोगों को पेंशन दी जा रही थी आज के टाइम में। तो जैसे कांग्रेस की सरकार आई, अब इन्होंने बोला कि भाई ये तो बेफिजूल का खर्चा है सरकार का, क्यों आप दे रहे हो इनको, इन्होंने ऐसा कोई काम तो नहीं किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, इसीलिए जेलों में डाला गया होगा, तो हम ये पेंशन हटा रहे हैं, हम ये नहीं देंगे। तो मंथली पेंशन 20,000 या 12,000 रुपए की जो दी जाती थी, जेल में जो लोग इमरजेंसी के समय बंद हुए थे उनको उससे ये प्रावधान जो है वो रिपील कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। Which state becomes the first to prepare a DNA database for the identification of unidentified dead bodies? यानी कि अज्ञात शवों की पहचान के लिए DNA डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? कई बार मौत हो जाती है और बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा होता है कि भाई किसकी है, क्या नहीं है, कौन से परिवार की, किसको सुपुर्द करें, तो उसका DNA डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और ये काम कहाँ हो रहा है, कौन सा पहला राज्य जो ये काम कर रहा है? अगेन हिमाचल प्रदेश। तो अब देखो, इन सारी स्टेट न्यूज़ में आपको किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है अगर आपको भारत का नक्शा पूरा दिमाग में छपा हुआ है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश देख सकते हो विजुअली कि भाई मैप पे कहाँ आता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड आ जाता है और उसके ऊपर में हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा है, अगर बहुत क्लियरली दिख रहा है तो हिमाचल को बस देखते चलिए और सारी न्यूज़ उसके कॉन्टेक्स्ट में याद करते चलिए। किसी टेक्निक ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं है, विजुअल मेमोरी ऑलरेडी है आपके पास, राइट।
सो हिमाचल प्रदेश पहला डेटाबेस बनाएगा अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज का और ये काम चल रहा है। डीएनए डेटाबेस, नॉर्मल डेटाबेस नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ न्यूज़ पे इसने कहा है डीएनए डेटाबेस, तो उन अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का डेटाबेस डीएनए का निकाला जाएगा और उसको कंप्यूटर में फीड किया जाएगा कि कभी फ्यूचर में कुछ ज़रूरत पड़े तो शिनाख्त की जा सके। हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय बिल 2023, हिमाचल प्रदेश का सुख आश्रय, अब ये किसके लिए है उससे पहले देखिएगा कि इसका पूरा नाम है सुख आश्रय केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन बिल 2023 और ये स्टेट असेंबली के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ऑर्फन्स होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं या सेमी ऑर्फन्स हैं, एक माता पिता की डेथ हो गई है या स्पेशली डिसेबल्ड बच्चे हैं, तो उनके रहने खाने पीने पढ़ने लिखने और अगर वो कोई स्टार्टअप करे तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने, ये सारी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। राइट, तो स्टेट गवर्नमेंट ये शेल्टर फूड क्लोथिंग कब तक, जब तक कि वो 27 साल की उम्र अटेन नहीं कर लेते, तब तक उनकी सारी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट कोचिंग फैसिलिटी, उनको स्टाइपेंड भी देगी और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी स्टार्टअप के केस में। ये सब है सुख आश्रय चिल्ड्रन बिल 2023 का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट संजीवनी। अब ये सब कुछ अभी हम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो कौन सा राज्य सरकार है जिस लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट संजीवनी टू इंश्योर लाइव स्टॉक इज प्रोवाइडेड क्वालिटी ट्रीटमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर। क्वेश्चन समझते चलिएगा, मैप से एसोसिएट करते चलिएगा, सब याद हो रहा है आपको। किस राज्य सरकार ने पशुधन के समय को समयबद्ध तरीके से गुणवत्ता उपचार प्रदान करने के लिए एक नई परियोजना जिसका नाम संजीवनी है शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। क्या होगा? डोर टू डोर जाकर के लाइफ स्टॉक से रिलेटेड आप सर्विसेज दे रहे होंगे, उनको अगर कोई बीमारी है तो उसका उपचार किया जाएगा। जैसे आशा वर्कर्स होते हैं ना पढ़ाई के केस में, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनका नाम रखा गया है, आई थिंक नहीं इस वाले में नहीं है, ओके वो उत्तराखंड के केस में है, राइट, वो यहाँ पे नहीं है। सो ये बेसिकली डोर टू डोर वेटिनरी सर्विसेज हैं, डोर स्टेप वेटिनरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी ट्रीटमेंट है, वैक्सीनेशन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है या फिर कुछ प्रिवेंटिव केयर देनी है तो वो सब प्रोवाइड की जाएगी 44 ब्लॉक्स और 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में, राइट। हिमाचल प्रदेश की कुछ ट्रिविया आप देख सकते हो। समर कैपिटल शिमला, विंटर कैपिटल धर्मशाला, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं वो सीएम है यहाँ पे, और शिव प्रताप शुक्ला जी गवर्नर हैं। फिर हम आते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो हिमाचल के जस्ट नीचे उत्तराखंड आ जाता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉन्च्ड ए हेल्प प्रोग्राम। अब ध्यान रखिएगा, संजीवनी हिमाचल में है, ए हेल्प उत्तराखंड के अंदर है, दोनों ही जानवरों से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, ओके। तो चलिए, उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी इन्होंने लॉन्च किया है ए हेल्प। अब कोई भी स्कीम का नाम अगर एक्रोनिम में है, शॉर्ट फॉर्म में है, एब्रीविएशन में है, तो उसका एक्सपैंडेड वर्जन आपको पता होना चाहिए। कुछ भी पूछा जा सकता है कि ए हेल्प में ई से क्या मतलब है या पी से क्या मतलब है, ओके। सो इसका मतलब है एक्रीडिएटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एजेंट का ये जो है ना, सो accredited agent for health and extension of livestock production। अब यहाँ पे एजेंट्स जाएंगे घर घर, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट्स जाते हैं एक्सेट्रा, तो यहाँ पे पशु सखीज, और पर्टिकुलरली यहाँ पे रोल किसका रहेगा? विमेन का रहेगा। विमेन जिनको पशु सखीज नाम दिया गया है वो घर घर जा करके और लाइफ स्टॉक रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो करेंगी, जैसे कि बीमारियों का निदान हो गया या प्रिवेंटिव जानकारी देना, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया अगर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, या फिर एनिमल इंश्योरेंस है, ये सब उनके थ्रू करवाया जाएगा, उनको उससे पहले उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, राइट। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड पहली बार ये कर रहा है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन सक्सेसफुली पायलटेड इन मध्य प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, और अब उत्तराखंड ने इसको ए हेल्प को लॉन्च किया है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं फर्दर डाउन उत्तर प्रदेश में। सो उत्तर प्रदेश का सुहेलवा सैंक्चुरी, उत्तर प्रदेश की सुहेलवा सैंक्चुरी रिकॉर्ड्स फर्स्ट फोटोग्राफिक प्रूफ ऑफ टाइगर्स, यानी कि यूपी की सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज किया गया है। टाइगर सेंसस नया आया, ठीक है। कौन सा एडिशन था टाइगर सेंसस का, जल्दी से लिख करके बताओ। सो टाइगर सेंसस जब आया उसकी रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि भाई फोटोग्राफिक प्रूफ मिला है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में टाइगर के होने का, राइट। तो अब उसी से जुड़ी हुई हम इस सैंक्चुरी के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज देखो देर आर हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, 500 प्लस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं। एग्जामिनर क्या पूछेगा, तो जो सीए में बनी रहती है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, राइट।
कई बार बता चुकी हूँ, करंट में से ही जुड़ा हुआ स्टैटिक यूजुअली पूछा जाने के चांस ज़्यादा होता है। तो सेंचुरी जो है सोहेलवा सेंचुरी वो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा ज़िले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के उनमें फैली हुई है। 1988 के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। ये इंडो नेपालीज इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, अगर आप मैप थोड़ा बहुत भी ध्यान कर पाओगे तो बिल्कुल ऊपर नेपाल आ जाता है, तो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर एरिया जो है वहाँ पे पड़ता है और किंग सोहेल देव के नाम पे इसको सोहेलवा सेंचुरी नाम रखा गया था। शिवालिक रेंजेस पास में पड़ते हैं और बस इतनी इंपॉर्टेंट इसमें बात है। Which state government has recently given OBC status to transgender community, यानी कि कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC अदर बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया है? एंड आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। सो MP आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, है ना, फैला हुआ सेंटर में। सो वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को OBC का दर्जा देने का घोषणा हो चुकी है, ये स्टेटस दे दिया गया और इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा वहाँ पे हल्ला गुल्ला भी चल रहा है, बिकॉज OBCs का ऑब्वियसली रिजर्वेशन आ रहा है कि अब हमारा जो कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा OBC रिजर्वेशंस के अंदर ट्रांसजेंडर्स के इंक्लूड होने से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली एडेड, तो ऐड हो चुके हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट के अंदर, और ये डिसीजन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस आए थे कि इनको OBC का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अब कैसे हो क्या हो वो देखा जाए, तो MP ने डिसीजन ले लिया है। और इसी के साथ जो भी रिजर्वेशंस स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में OBCs को मिलते हैं ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेंगे। सीधी सीधी एक लाइन ध्यान रखनी है, कौन से स्टेट ने किया है? मध्य प्रदेश ने किया, दैट इज इट। मध्य प्रदेश गांधी सागर सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी है? गांधी सागर सेंचुरी टू बी सेकेंड न्यू होम ऑफ चीता। तो चीता आ तो गए और रह रहे थे कहाँ? कूनो नेशनल पार्क के अंदर, तो वो उनका पहला घर था। अब उनका सेकेंड होम कौन सा है जो तैयार किया जा रहा है? दैट इज गांधी सागर सेंचुरी। तो अब हमें सेंचुरी के बारे में सब पता होना चाहिए। तो गांधी सागर सेंचुरी को डेवलप किया जाएगा चीता की हैबिटेट्स के तौर पे, अगले 6 महीने के अंदर इसको रेडी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कूनो नेशनल पार्क जो है श्योपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि सारे चीता वहाँ पे थ्राइव एंड सर्वाइव कर सकें। चीता की डेथ भी हो चुकी है। गांधी सागर सेंचुरी की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश में पड़ती है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैप में आपको दिखाऊंगी, और उसकी जो एक साइड की बाउंड्री है वो राजस्थान से टच होती है, राइट। और कौन सी नदी है जो यहाँ से जाती है? चंबल नदी। ध्यान रखिएगा, गांधी सागर सेंचुरी में से चंबल नदी जाती है जो उसको ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और इसको 1974 में सेंचुरी घोषित किया गया था। ये अच्छा, अब यहाँ पे चीता ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। एनीवेज, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये राजस्थान वाला हिस्सा हो गया और ये आपको MP वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है। एंड इफ़ यू कैन सी हियर, हट जाइए प्लीज़, गांधी सागर ये वाली जो आपको सेंचुरी दिख रही है ना, दिस इज गांधी सागर। राजस्थान MP के बॉर्डर एरिया पे आ जाता है। देन कमिंग ओवर टू अनदर न्यूज फ्रॉम मध्य प्रदेश ओनली, इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। भारत का पहला सोलर सिटी कौन सा सिटी बन सकता है? डेवलप हो रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली यही बनेगा, अनलेस किसी और स्टेट ने बहुत जल्दी कुछ काम करके और बाजी मार ली। सो एक्सक्यूज मी, माय थ्रोट इज नॉट सपोर्टिंग मी टुडे। सांची, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सांची स्तूप आपने सुना होगा, है ना, तो बस वही है ये। और ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी। पूरी तरह से सोलर लिट होगा ये, जो भी बिजली होगी वो सोलर सोर्सेज से ही प्रोड्यूस होगी। और यहीं पे मैं पहले बता दूं, अगर हम बात करें इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज, गांव, तो आंसर आएगा मोढेरा, गुजरात के अंदर। ओके, लेकिन हम पहली सोलर पावर्ड सिटी जो बनने जा रही है, अभी बनी नहीं है, राइट, बन रही है, तो वो कौन सी होगी? सांची होगी। और कहाँ आती है ये? रायसेन डिस्ट्रिक्ट MP के अंदर पड़ती है। ये कौन सी नदी के पास में है? तो बेतवा नदी के पास में पड़ती है। और रिलीजियस प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है, रिलीजियस हिस्टोरिकल दोनों सिग्निफिकेंस से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे बेस्ट प्रिजर्व्ड ग्रुप्स हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के, जो कि कलेक्टिवली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शुमार किए गए थे 1989 के अंदर। सांची स्तूप किसने बनाया था? अशोक ने बनवाए थे 3rd सेंचुरी BC के अंदर। ये रहा आपका पहले किक स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था थावे फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार। बिहार का है थावे। तो अब यूपी, इधर नीचे MP आ गया, यूपी के पास में बिहार है। अब हम बिहार पहुंचे हुए हैं और यहाँ की बात कर रहे हैं। तो फेस्टिवल्स, कल्चर्स, डांसेस, फोक म्यूजिक, यहाँ से भर भर के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आजकल। स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, करंट अफेयर्स तो है ही, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा अपने कल्चर और फेस्टिवल्स
से जुड़े हुए रहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ पढ़ के सारी जानकारी ली जाती है, जितना अवेयर रहेंगे अपने कस्टम्स और कल्चर से उतना ज़्यादा आंसर भी कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बुक से बाहर भी थोड़ा देखें और आसपास डेली रोज़मर्रा से भी सीखें। अगर स्पोर्ट्स आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किताबों से स्पोर्ट्स सीखेंगे, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपनी पढ़ाई से और 10-15 मिनट ही सही किसी न किसी स्पोर्ट को खोल करके देख लिया करो, तो उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स, उससे जुड़े हुए कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह सब कमेंट्री में कहीं ना कहीं मेंशन हो जाता है। नहीं तो गूगल करिए, यूट्यूब करिए, व्हाटएवर। थावे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार, तो 11th एनुअल थावे फेस्टिवल था जो कि इस बार ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ हुआ? गोपालगंज में। कहाँ हुआ? गोपालगंज के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज करवाया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टूरिज्म को प्रमोट करना, राइट। और जो डेप्यूटी सीएम है बिहार के, तेजस्वी यादव जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। 2012 से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। अब देखिए, जैसे ही हम किसी फेस्टिवल की बात करते हैं और पर्टिकुलरली बिहार जैसे स्टेट की बात करते हैं जहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स और मेले लगते हैं, तो ये एक स्लाइड स्टैटिक के एंगल से है, ये करंट की नहीं है, ये स्टैटिक की है। पर यही एक ब्यूटी है जो हमें लगता है कि हम थोड़ा ठीक कर रहे हैं आपके लिए, कि करंट के साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्टैटिक इन्फो आपको देते चलते हैं ताकि हाथों हाथ आप याद कर लें। तो देखिए, कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स और फेयर्स हैं बिहार के, देख लेते हैं। एक आता है सतुवानी फेस्टिवल, जिसको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं, सत्तू खाया जाता है इस समय। छठ पूजा तो पॉपुलर है ही। सोनेपुर पशु फेयर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट या बिगेस्ट कैटल फेयर्स इन एशिया। फिर राजगीर त्यौहार या उत्सव होता है। फिर आता है समा चकेवा या सामा चकेवा बिहुला, और फिर मलमास फेयर या मेला। तो ये सब भी बिहार से जुड़े हुए हैं, इनकी डिटेल है, यू कैन रेफर टू द नोट्स लेटर ऑन। बिहार के बाद अब हम आ जाते हैं ओडिशा पे। ओडिशा सीएम डिसबर्सेस 877 करोड़ टू ओवर 43 लाख फार्मर्स अंडर कालिया स्कीम। आ गई आपकी कालिया स्कीम, जो अगेन किक स्टार्ट क्वेश्चन में पूछा था आपसे। सो कालिया स्कीम फार्मर्स के लिए है, राइट। और 1 अप्रैल को आता है ओडिशा दिवस, या फिर जिसे हम कहते हैं उत्कल दिवस। और इस दिन सीएम ने अनाउंस किया कि भाई 43 लाख फार्मर्स को डिसबर्स किए गए करीब 877 करोड़ रुपीस कालिया स्कीम के तहत। और ये स्कीम किसके लिए है? इसका फुल फॉर्म क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। तो इस समय खरीफ फसल उगाई जा रही होती है, सो जो भी कुछ मदद चाहिए किसानों को वो सब इस राशि से वो ले पाएंगे। सो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए करंट खरीफ सीजन में ये धनराशि दी गई। और कालिया स्कीम की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। पर्पस क्या था? पॉवर्टी कम करना और एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना, किसान ढंग के बीज ले सकें, उर्वरक ले सकें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उनकी गरीबी थोड़ी कम होगी, उसके चलते कालिया स्कीम को लाया गया था। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते हैं ना, डीबीटी, तो सीधे खातों में ये राशि पहुंचाई गई। फिर हम आते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। सो कोलकाता मेट्रो बिकम्स द इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर रिवर, राइट। अब हमने ना एक फीचर स्टार्ट किया है आपके लिए, छोटे छोटे शॉर्ट्स जो होते हैं ना, वाईटी शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, वो हम बना करके लाते हैं और ऑलमोस्ट डेली एक शॉर्ट आ ही जाता है। आप वो भी, जैसे हम रील स्क्रॉल करते हैं ना, वाईटी शॉर्ट्स देख लिया कीजिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। एग्जाम में 2-4 मार्क्स तो ईजिली वहाँ से आप स्कोर कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो एनीवेज आ जाते हैं वापस। कोलकाता मेट्रो इंडिया का पहला मेट्रो ट्रेन बन गया है जो कि नदी के अंदर से गया है, और अभी हालांकि जनरल जनता के लिए ओपन नहीं हुआ है, पर हो जाएगा। सो कोलकाता मेट्रो हावड़ा पहुंचा कोलकाता से थ्रू अ रिवर टनल, और उसमें अभी तो ऑफिसर्स और इंजीनियर्स बैठ के आए थे। ये जो टनल है ये हुगली नदी के अंदर है। ये देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसे नदी नहीं दिखती है ऊपर, ये तो सिर्फ पिक्चराइज करने के लिए, बाकी टनल ऐसा दिखता है, लेकिन आसपास पूरी हुगली नदी है, उसके नीचे से टनल बनाया गया है। और कोलकाता मेट्रो पहला ऐसा है जो कि अंडर द रिवर टनल से गुजरा। जो सर्विसेज अगर जब स्टार्ट हो जाएंगी तो हावड़ा सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन के तौर पे भी जाना जाएगा, 33 मीटर्स बिलो द सर्फेस। 520 मीटर का लॉन्ग ये पूरा टनल है जो कि हावड़ा से एस्प्लेनेड, ये कोलकाता के अंदर है, वहाँ तक जाएगा, और करीब 4.8 किलोमीटर ये पूरा लॉन्ग रहेगा, जिसमें 520 मीटर की जो जर्नी है वो इस हुगली के अंदर के टनल को कवर करती हुई है। तो पूरा जो रूट है वो 4.8 किलोमीटर लॉन्ग है, लेकिन ये टनल कितना है जो अंडर रिवर है, दैट इज 520 मीटर ओनली। कोलकाता मेट्रो टनल को जो डिज़ाइन किया गया तो 120 साल तक ये सर्विसेज में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़रा सा भी पानी इसके अंदर नहीं जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ये किससे इंस्पायर्ड है?
सो टनल यूरोस्टार की लाइंस पे बनाया गया है। यूरोस्टार जो है वो यूरोप के अंदर है, ये पूरा टनल है, और लंदन और पेरिस के बीच में ये कनेक्टेड है, तो उसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। अच्छा, एफकॉन्स जो है उन्होंने पूरी टनल की डिगिंग का काम किया है। एंड उसके अलावा अगर आप कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करें तो 1984 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। भारत का पहला मेट्रो कौन सा है? कोलकाता मेट्रो है, और भारत का पहला अंडर रिवर टनल से जाने वाला मेट्रो भी कोलकाता मेट्रो हो गया है। ठीक है, चलते हैं। ओके, सो असम, अब वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल लेते हैं। सो आसाम्स बिहू डांस एंटर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। असम के बिहू डांस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। अब उससे बाहर जुड़ी हुई खबर पढ़ते हैं। लार्जेस्ट बिहू डांस एंड ढोल ड्रम एंसॉम्बल, किस कैटेगरी में या किस टाइटल के साथ शामिल हुआ है ये? लार्जेस्ट बिहू डांस या ढोल जो होता है ना एंसॉम्बल, यानी पूरा जो सेटअप किया गया था, उसके चलते असम सीएम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेट मिला है, हेमंत बिस्वा शर्मा जी को। और ये 11,304 फोक डांसर्स हैं और 2,548 ड्रम थे जिन्होंने मिलकर के पूरा किया। और कहाँ किया? सरूसजई स्टेडियम। कहाँ किया गया? सरूसजई स्टेडियम, गुवाहाटी के अंदर ये पूरा सेटअप किया गया, गुवाहाटी। और उस समय पीएम नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे मौजूद थे। उसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, एम्स जो है वो भी गुवाहाटी के पास में लॉन्च किया गया, और इसीलिए ये पूरा फंक्शन भी रख लिया गया, पीएम भी वहाँ पे थे, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया, सारे काम एक साथ हो गए। देन प्रेसिडेंट इनॉग्रेट्स गज उत्सव 2023 एट काजीरंगा। गज उत्सव कहाँ मनाया जाता है, सवाल देखा जा सकता है, और ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया जाता है, असम के अंदर। गज उत्सव और कहीं मत मार्क कर दीजिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही होता है। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन एलिफेंट फेस्टिवल माइट बी डिफरेंट, ये गज उत्सव है, ठीक है। सो द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया गज उत्सव को काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर, और ये 2 दिन का उत्सव रहा। 7 अप्रैल को इसको इनॉग्रेट किया गया, और भोरताल झूमुर बिहू डांस परफॉर्मेंस इस समय देखे गए। तो ये कुछ फोक डांसेस के नाम आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं, एग्जामिनर स्मार्टली यहीं से उठा के पूछ सकता है, ठीक है। तो ये असम से जुड़े हुए फोक डांसेस हैं। अगर गज उत्सव की बात करें तो हर साल इसको मनाया जाता है, और ये बेसिकली एलिफेंट कॉन्जर्वेशन को टारगेट करता हुआ है। इस उत्सव को क्यों मनाया जाता है कि एलिफेंट को कंजर्व करने की थीम के ऊपर ध्यान आकर्षित किया जा सके। फॉरेस्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर के करते हैं। 30 इयर्स पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट को हाल ही में, और उसके चलते और ज़्यादा धूमधाम से मनाया गया। कब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट? 1992 के अंदर स्टार्ट हुआ था। अच्छा, अगर हम बात करें एलिफेंट्स की तो असम में 2nd हाईएस्ट नंबर है एलिफेंट्स का आफ्टर कर्नाटका। तो सबसे ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन कहाँ है? कर्नाटका स्टेट के अंदर है, और उसके बाद असम में है, ठीक है जी। मणिपुर सीएम इनॉग्रेट्स हुन थदो, है ना। अब ये सारे लोकल वर्ड्स हैं, वर्नाक्युलर वर्ड्स हैं, इसलिए बोलने में थोड़ा सा रुकना पड़ता है। सो हुन थदो कल्चरल फेस्टिवल एट कांगपोकपी। सो कांगपोकपी के अंदर हुन थदो कल्चरल फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया, किसके द्वारा? मणिपुर के सीएम द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हुन थदो जो फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है? मणिपुर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो हुन थदो मणिपुर, और कहाँ सेलिब्रेट किया गया? कांगपोकपी के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। 5th एडिशन ये रहा। देन कौन सी कम्युनिटी है जो इसको सेलिब्रेट करती है? सो थाडिस कम्युनिटी। तो ये तो यहीं से निकाल सकते हैं, थादो है तो थादिस कम्युनिटी इसको मनाती है। और ये न्यू ईयर जब इस कम्युनिटी का माना जाता है तो उसके न्यू ईयर अराइवल के चक्कर में या उसके चलते सेलिब्रेशन किया जाता है। और इस बार की इसकी थीम रही ड्रग फ्री सोसाइटी। कौन है सीएम मणिपुर के? एन बीरेन सिंह। अब नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई इस बार इतनी ही न्यूज़ थी। अब हम आ जाते हैं वापस वेस्ट की साइड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस तरह से नीचे चलेंगे फर्दर साउथ। सो अमित शाह अनवील्स 54 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान एट गुजरात सारंगपुर टेम्पल। गुजरात के सारंगपुर मंदिर में परिसर में अमित शाह ने गुजरात के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये रही वो मूर्ति, ये रहे अमित शाह जी। और सारंगपुर मंदिर लॉर्ड हनुमान को ही डिवोटेड है।
अप्रैल 6 को ये इनॉग्रेशन हुआ है और सारंगपुर मंदिर कहाँ है, बोटाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर। वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यूज ऑफ लॉर्ड हनुमान ये मानी जा रही है इंडिया के अंदर। 20th एनिवर्सरी ऑफ स्वागत इनिशिएटिव, स्वागत नहीं करोगे हमारा, सो ये स्वागत इनिशिएटिव है, वो वाला नहीं है, उसकी 20th एनिवर्सरी हो गई, यानी 20 साल पूरे हो गए। तो पूछा जा सकता है भाई क्या है स्वागत इनिशिएटिव। तो जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे उस समय एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उसका एक्रोनिम था यानी शॉर्ट फॉर्म था स्वागत, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टेट भर में जो भी ग्रीवेंस यानी शिकायतें हैं उसको हम एक्नॉलेज कर लें टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो जो आप ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं ना कि भाई अपनी शिकायतें आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, वही है स्वागत, राइट। और इसको पीएम मोदी ने अप्रैल 2003 के अंदर शुरू किया था जब वो गुजरात सीएम थे। बस एक टेक्नोलॉजी का लिंक बन जाए आपकी शिकायतें और सरकार के सॉल्यूशंस के बीच में। फिर हम आ जाते हैं गुजरात के बाद राजस्थान पे। तो महिला निधि, निधि राशि पैसे से रिलेटेड होता है। सो महिला निधि इज द फर्स्ट एवर वुमेन्स कोऑपरेटिव फंड लॉन्च बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसने महिला निधि, जो कि पहली महिला सरकारी निधि है, उसको लॉन्च किया है? राजस्थान बन जाता है, ठीक है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत जी ने अप्रूव कर दिया है, एक प्रपोजल था कि भाई जो ये न्यूज़ रही, ये ऐसा नहीं है अभी लॉन्च की गई है महिला निधि चल रही है 2022 से ही, लेकिन न्यूज़ में क्यों रही? तो ये देखिए, जो चीज़ अभी न्यूज़ में आ जाएगी ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो स्कीम नई लॉन्च की गई हो या फिर पुरानी हो पर दोबारा न्यूज़ में देखी गई हो, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो अभी न्यूज़ में ये आया कि जो प्रपोजल था कि 8% रीबेट मिल जाए इंटरेस्ट के ऊपर, ये सब्सिडी मिल जाए, है ना, 8% इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाए जो भी लोन्स लिए जा रहे हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिला निधि से लिए जा रहे हैं, तो उनको 8% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाए। और इसको अप्रूव कर दिया सीएम गहलोत ने, तो इसके चलते न्यूज़ में वापस देखा गया, ठीक है। तो राजस्थान महिला निधि को 2022 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत भाई जो लोन्स आप लेते हो, फीमेल्स ही चलाती हैं इसको और फीमेल्स ही इससे लोन ले सकती हैं और इजी लोन्स मिल जाते हैं। अगर 40,000 का लोन है तो 48 आवर्स में मिल जाएगा, 40,000 से ऊपर का है तो 15 डेज़ के अंदर अंदर इसको मिल जाएगा। और रूरल लाइवलीहुड को ही सपोर्ट करने के लिए था। महिला निधि एंटायरली विमेन द्वारा ही चलाई जाती है और एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी की तरह काम करती है। बैंकिंग सिस्टम जो चल रहा है उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, उसी तरह से महिला निधि है कि आप ही फंड्स मैनेज करो, आप ही लोन्स दो, आप ही रिकवरी लो, एट्सेट्रा। इसके लिए इफ़ आई मे टेल यू दैट ये फॉर्म किया गया था थ्रू राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको कि राजीविका कहा गया, और इसमें 50 करोड़ सैंक्शन किए गए थे, ग्रांट दिया गया था पहले 2 सालों के लिए कि इसके थ्रू आप अपना ये पूरा चला लीजिए महिला निधि को। फिर एमजी नरेगा से रिलेटेड एक न्यूज़ आई कि राजस्थान टॉप्स इन परसेंटेज जनरेशन फॉर 4th ईयर, यानी लगातार चौथे साल जो नरेगा के तहत काम होता है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से राज्य ने दर्ज किए हैं लगातार चौथे साल, तो वो राजस्थान ने किए। परसेंटेज क्या होता है भाई? एमजी नरेगा के थ्रू क्या होता है कि भाई मिनिमम 100 दिनों का आपको रोज़गार देना है ना, लेकिन कितना ज़्यादा दिनों तक, टोटल कितने लोगों ने काम किया, उसको क्यूमुलेटिव टोटल परसेंटेज कहा गया। परसेंटेज यानी एक व्यक्ति एक साल में कितने दिन इस स्कीम के तहत काम कर रहा है। अब जितने भी लोगों ने काम किया, टोटल कितने दिन काम किया, तो ये टोटल सबसे ज़्यादा किसका रहा? राजस्थान का रहा। सो राजस्थान ने टॉप किया 4th ईयर इन द रो 2023 के अंदर 35.61 करोड़ परसेंटेज, यानी टोटल बहुत सारे लोगों ने इतने दिन काम किया है। कितने दिन हुए टोटल? 35.61 करोड़। और राजस्थान को फॉलो किया है तमिलनाडु ने, उसके बाद यूपी, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। कब लॉन्च हुई थी एमजी नरेगा? 2006 के अंदर। विच स्टेट यूटी लॉन्च द महंगाई राहत कैंप? अब ये महंगाई राहत कैंप, महंगाई खाए जाता है ऐसा कोई सॉन्ग था, एनीवेज, सो महंगाई राहत कैंप राजस्थान ने लॉन्च किया है और ये 30 जून तक ही चलेगा। तो अगर आप इसके बाद कोई एग्जाम दोगे इट विल नॉट बी मच इंपॉर्टेंट, पर क्योंकि अभी एग्जामिनेशंस लाइंड अप हैं इसलिए आई थॉट इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। महंगाई राहत कैंप के चलते जो अशोक गहलोत जी हैं, अगेन कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने ऐसा कैंप लगाया है कि भाई आम जनता को हम सारी स्कीम्स और बेनिफिट्स बता दें जो जो हमारी सरकार दे रही है ताकि वो महंगाई से लड़ सके। सो एम टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट उनकी राइट्स, स्कीम्स, एलिजिबिलिटी
जो जो भी हम चला रहे हैं आपके लिए योजना है वो सब हम आपको एक जगह पे बता देंगे। देन बिश्नोई कम्युनिटी प्रोटेस्ट। बिश्नोई कम्युनिटी पर्यावरण रक्षा कम्युनिटी है और ये राजस्थान से जुड़ी हुई है। तो राजस्थान के अंदर क्योंकि सोलर पावर के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पर्टिकुलरली जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जो वेस्टर्न साइड है ना, जो थार डेजर्ट वाला इलाका ज़्यादा है, जहाँ रेगिस्तान ज़्यादा है, वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज सूरज की ऊर्जा काफ़ी मिलती है। तो उसके चलते खेजड़ी के जो वृक्ष हैं, जो कि यहाँ के स्टेट ट्री भी हैं, उनकी कटाई हो रही है और उसके चलते ये आंदोलन बिश्नोई कम्युनिटी कर रही है। ठीक है, सो पीपल फ्रॉम बिश्नोई कम्युनिटी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट वाइड स्प्रेड फेलिंग ऑफ खेजड़ी ट्री। कौन सा ट्री है ये? खेजड़ी, खेजड़ी भी कहा जाता है इसको, और जाटी ट्री भी कहा जाता है। सोलर पावर प्लांट्स के चलते इनकी कटाई हो रही है। खासतौर पे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में अगर हम देखें तो हिंदू रिलीजियस सेक्शन को बिलोंग करते हैं और पर्यावरण रक्षक माने जाते हैं, और पर्टिकुलरली थार डेजर्ट वाला जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इनको ट्रेस किया जा सकता है गुरु जाम्बेश्वर जी की जो टीचिंग्स हैं उनको ये फॉलो करते हैं। और गुरु जाम्बेश्वर जी का जो जन्म है वो पवार राजपूत फैमिली में हुआ था। पीपासर विलेज है नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट ध्यान रख लीजिए, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल स्टेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम फाइट करेंगे बच्चे, आप मोटी मोटी बातें ध्यान रख लीजिए। बिश्नोई प्रोटेस्ट कहाँ हो रहा है? राजस्थान के अंदर हो रहा है, पर्टिकुलरली 3 डिस्ट्रिक्ट जो वेस्टर्न साइड के वहाँ हो रहा है। जो बिश्नोई कम्युनिटी है वो गुरु जाम्बेश्वर जी को फॉलो करती है। और उसके बाद अब ये देख लीजिए कि ये अमृता देवी जी से भी इंस्पायर्ड हैं, जो कि बिश्नोई कम्युनिटी की विमेन थी और इन्होंने अपनी जान दे दी थी 1730 में, क्योंकि खेजड़ी के जो वृक्ष थे, पूरा एक एरिया था, उसको बचाने के लिए, ग्रोव ऑफ खेजड़ी ट्रीज को बचाने के लिए इन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो अमृता देवी बिश्नोई जो हम कहते हैं, उनसे ये पूरी बिश्नोई कम्युनिटी इंस्पायर्ड है। खेजड़ी ट्री स्टेट ट्री है और इसको सेक्रेड माना जाता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम आ जाते हैं राजस्थान के बाद फर्दर साउथ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंसेस वी.डी. सावरकर्स बर्थ एनिवर्सरी एज स्वतंत्रता वीर गौरव दिन। तो कौन सा राज्य है जिसने वी.डी. सावरकर जी के जन्म दिवस को स्वतंत्रता वीर गौरव दिन के तौर पे मनाया जाने का निर्णय लिया है, अनाउंसमेंट किया है? आंसर इज महाराष्ट्र। ऑलराइट, सो वी.डी. सावरकर जी के बारे में ज़्यादा जानना है आपको तो आप जो कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पूजा मैम ने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ भी आप देख सकते हो इफ़ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड। सो प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 28 में, जो कि वी.डी. सावरकर का बर्थ एनिवर्सरी है, उस दिन को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के तौर पे मनाए जाने का निर्णय लिया है। और ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, साथ में पोइट थे, पॉलिटिशियन थे, और हिंदू आइडियोलॉजी को इस्टेब्लिश करने में इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई, ऐसा माना जाता है। 28 मई 1883 को भागुर विलेज नासिक के अंदर इनका जन्म हुआ और इस्टेब्लिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, इसमें इनका अहम भूमिका रही। कुछ किताबें हैं वी.डी. सावरकर की जो काफ़ी पॉपुलर रही। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, 6 ग्लोरियस एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड फाइनली हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू। अगेन डिवाइडेड ओपिनियंस हैं, कुछ इनको बहुत प्रेज करते हैं, कुछ इनको बिल्कुल लोथ करते हैं। सो टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। फिर हम आते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज रिसेंटली अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग एम्प्लॉइज इन प्रमोशंस। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? दिव्यांग यानी स्पेशली एबल्ड जो होते हैं, उनको प्रमोशन में कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? 4%। कितना मिलेगा? 4%। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जहां पे इट विल अप्लाई फॉर दोज कैडर्स in which proportion of recruitment through direct services is not more than 75%। यानी कि डायरेक्टली अगर प्रमोशंस आ रहे हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है और प्रमोट करके उस पोजीशन पे लोग आ रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और ऐसा केस अगर 75% से ज़्यादा हो रहा है किसी एक पोस्ट के लिए, नीचे से प्रमोशंस नहीं हो रहे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, तो उन अगर ऐसे केसेस 75% से ज़्यादा हैं तो वहाँ ये 4% रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मेजॉरिटी जो प्रमोशंस हैं वो नीचे से ही प्रमोट होते होते आ रहे हैं, 75% से कम केसेस तक हैं, तो 4% रिजर्वेशन अप्लाई करेगा। और इसी के साथ साथ कैबिनेट ने भी डिसाइड किया कि विमेन जो हैं उनको अपना एक तरह से सर्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा कि ओपन एंड दे डू नॉट
have to produce कि they are belonging to backward non-creamy layer, है ना. So women belonging to open and backward categories no longer be needed to produce non-creamy layer certificate for the post reserved for them. ठीक है. तो ऐसी फीमेल्स जो कि बैकवर्ड कैटेगरीज से आती हैं, तो पहले उनको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट दिखाना होता था कि भाई हम नहीं है इसमें, तो हम एलिजिबल हैं, अब उनको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है. अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आगे चलते हैं. अब हम आते हैं तेलंगाना पे. तेलंगाना कूल रूफ पॉलिसी, व्हाट अ कूल नेम. सो कूल रूफ पॉलिसी कौन से स्टेट से जुड़ी हुई है? तेलंगाना से जुड़ी हुई है. देख लेते हैं, तेल गर्म होता है, कूल रूफ पॉलिसी है. सो तेलंगाना अनाउंसेस कूल रूफ पॉलिसी टू रिड्यूस हीट इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग्स. तेलंगाना ने इमारतों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कूल रूफ नीति की घोषणा की है. इसके तहत भाई क्या करना होगा? मैंडेटरी है यानी कंपलसरी है टू इंस्टॉल कूल रूफिंग मटेरियल, जैसे कि सोलर रिफ्लेक्टिव पैनल्स. आप पेंट्स लगवाइए, पेंट नॉट पैनल, जो भी सनलाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसके पेंट लगवाओ, टाइल्स लगवाओ या कोई शीट्स लगवाओ, पर ये आपको लगवानी ही लगवानी है. इस पॉलिसी को कूल रूफ पॉलिसी 23 to 28 कहा गया है CDMA ऑफिस तेलंगाना के अंदर. इसको स्टेट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है. बेसिकली कम गर्मियाँ लें बिल्डिंग्स और फिर कम एनर्जी खर्च हो उन बिल्डिंग्स को कूल करने में. समझ गए? ये रीज़न है. नेशनल फूड कॉन्क्लेव. अब हम आ जाते हैं हैदराबाद. तेलंगाना पे ही चल रहे हैं. नेशनल फूड कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद. सो नेशनल फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? 28-29 अप्रैल, 28-29 अप्रैल को हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया. 5 थीम्स या थीमेटिक ट्रैक्स रखे गए: एग्रीकल्चर, एडिबल ऑयल, डेयरी, मीट एंड पोल्ट्री एंड एक्वाकल्चर. राइट, बस इतनी मोटी सी हेडलाइन है, वही ध्यान रखनी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं. आगे चलते हैं. 125 फीट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर अंबेडकर इन हैदराबाद. सो हैदराबाद के अंदर इस्टेब्लिश की गई है, लगाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची ब्रॉन्ज स्टैच्यू. सो 125 फीट टॉल डॉक्टर अंबेडकर स्टैच्यू अनवील्ड इन हैदराबाद. तेलंगाना CM के चंद्रशेखर राव जी ने अनवील की है ये, और ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू है. और कब अनवील हुई, कहाँ अनवील हुई है? हुसैन सागर लेक पे. और 132 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी बाबा साहब अम्बेडकर की उस समय. तो चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए अम्बेडकर जयंती कब आती है. याद करवा चुकी इंपॉर्टेंट डेज में. अगर देखा है वो वीडियो, नहीं देखा और आता है तो भी खट 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 राइट डाउन. इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर इन दी कंट्री. और इसको किसने डिज़ाइन किया है? उन्होंने ही जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिज़ाइन किया, एंड दैट इज़ राम वंजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार. फ्रॉम तेलंगाना टू कर्नाटका. मैप दिमाग में चलाते जाइएगा. द वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव है? वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन असेंबली इलेक्शंस ऑफ विच स्टेट. यानी कि किस राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम पहल शुरू की गई है. तो जो बुजुर्ग लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, जो नहीं जा सकते वोटिंग करने, तो घर तक आकर के उनका वोट लिया गया. ये कौन से स्टेट में किया गया? कर्नाटका के अंदर किया गया, स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अंदर. सो 8900 पर्सन्स अबव 80 एंड पीपल विथ डिसेबिलिटी, उन्होंने ये ऑप्शन लिया. राइट, तो इलेक्शन जब होने थे 3-4 दिन पहले जा करके उनसे ये उनकी वोटिंग ले ली गई. नाउ कमिंग ओवर टू केरला. केरला बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट अ वाटर बजट. कर चुके हैं शॉर्ट्स में इसका डिस्कशन. सो भाई करेला खाओगे तो पानी पीना पड़ेगा, ऐसे मैंने कुछ हिंट बताया था. सो केरला बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव अ वाटर बजट. अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन फिर भी समर के टाइम पे काफ़ी एरियाज में क्राइसिस आ जाता है. तो वाटर का प्रॉपर एलोकेशन हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए वाटर बजट लेकर के आया है केरला एज अ सोल्यूशन टू वाटर स्कार्सिटी इन सर्टेन रीजन्स. 44 रिवर्स एंड सेवरल वाटर बॉडीज़ हैं, लेकिन फिर भी सिवियर वाटर शॉर्टेज समर सीजन में देखी जाती है यहाँ पे. इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो इन कोची. सो कोची के अंदर केरला में ही पहली वाटर मेट्रो सर्विसेज की शुरुआत की गई है. इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो लॉन्च्ड इन केरला's कोची डिस्ट्रिक्ट. और ये 10 आइलैंड्स को कोची के आसपास के कनेक्ट करेगी. और ये बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स हैं, और धीरे धीरे अभी और लॉट इनका आएगा. डेवलप किसने की है? कोची शिपयार्ड लिमिटेड ने की है. और इसको केरला गवर्नमेंट और जर्मन कंपनी कौन सी? KfW, इन्होंने मिलकर के फंड किया है इसकी मैन्युफैक्चरिंग को. देन कमिंग ओवर टू Eraviculam National Park got a furnarium for the first time.
सो ये नेशनल पार्क है केरला के अंदर ही, और इसको पहला अपना फर्नेरियम मिला है जहाँ पे फर्न्स को उगाया और प्रोटेक्ट किया जाएगा। सो एर्नाकुलम नेशनल पार्क, नॉट एर्नाकुलम, आई एम सो सॉरी, इराविकुलम नेशनल पार्क ENP इन केरला बिकम्स द फर्स्ट टू हाउस अ फर्नेरियम। फर्न्स जानते हैं आप, ये होते हैं फर्न्स, ये जो आपको दिख रहे हैं। और फर्न्स की खासियत होती है कि मिट्टी में नहीं उगते हैं, ये दूसरे पेड़ों के सहारे ही उगते हैं, दे डू नॉट नीड सॉइल, राइट। तो अभी हम देखेंगे उसके बारे में। सो ये जो इराविकुलम नेशनल पार्क है, इसको पहला अपना फर्नेरियम मिला है। और ये जाना अदरवाइज किसके लिए जाता है, एक तो नीलगिरी टार के लिए, जो कि यहाँ की पहाड़ी बकरी होती है ना, उसके लिए। तो इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी टार है यहाँ पे, जो आपने इस पिक्चर में देखी, दिस इज नीलगिरी टार, ओके। और उसी के साथ साथ ये एक फूल के लिए भी जाना जाता है जो 12 साल में एक बार ब्लॉसमिंग करता है, एंड दैट इज नीलकुरिंजी, नीलकुरिंजी, ये वाले फ्लावर्स, ठीक है। तो ये दोनों इस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और अब उसके बाद एक फर्नेरियम आएगा। तो फर्न क्या होता है, एपिफिटिक फैमिली को बिलोंग करता है। एपिफाइट्स कौन होते हैं, जो कि सॉइल की नीड नहीं होती है, दूसरों के ऊपर उगते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर। सो लीचिंग फ्रॉम ट्रीज, उनसे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एपिफाइट्स दैट डज नॉट प्लेस रूट्स इन द ग्राउंड टू ग्रो बट ऑन द सर्फेस ऑफ अदर प्लांट्स। सो फर्न्स आर एपिफाइट्स, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, राइट। चलिए, देन तमिलनाडु से रिलेटेड एक न्यूज़ है। 12 आर वर्क इन फैक्ट्रीज बिल पास्ड इन दी असेंबली अमिड ऑपोजिशन। पहली बात तो ये मैं बता दूं, पहली बार कोई स्टेट ये नहीं कर रहा है, लेकिन तमिलनाडु में 12 घंटे वर्क इन फैक्ट्रीज से रिलेटेड एक बिल पास हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन रहा। तो अब ये क्या है बिल, समझ लेते हैं। तो अब देखिए, नॉर्मली 6 दिनों की ड्यूटी होती है, 8 घंटों की, तो एक वीक में 48 आवर्स पूरे करने होते हैं वर्कर को, राइट। तो तमिलनाडु ने बोला कि भाई कोविड के टाइम में भी तो ऐसा हुआ था कि 12-12 घंटे ड्यूटी कर लो और 4 दिन काम कर लो तो भी 48 आवर्स पूरे हो जाते हैं। तो कुल मिला के एक हफ्ते के 48 आवर्स होने चाहिए। अब वो आप 6 दिन में मतलब 8 घंटे ड्यूटी करो या 12 घंटे ड्यूटी करो, ये वर्कर के पास ऑप्शन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि इम्पोज किया जाएगा कि हर फैक्ट्री के अंदर 12-12 घंटे आप काम करो और 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी मनाओ और उसके भी आपको तनख्वाह मिलेगी, जैसे कि मिलती है नॉर्मली। लेकिन ये डिपेंड करेगा वर्कर्स के ऊपर। अगर वो चाहते हैं ये ऑप्शन लेना, तो फिर फैक्ट्री के अंदर सारे वर्कर्स मैक्सिमम चाहते होंगे तो अप्लाई किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है जी। तो ये है न्यूज़। अब देख लो, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसमें दोनों विकल्प होंगे, 8 घंटे काम करना है या 12 घंटे काम करना है। 8 घंटे काम करोगे 6 दिन काम करो, संडे ऑफ ले लो, संडे के भी पैसे मिलते हैं। 12 घंटे काम करना है, 4 दिन काम करो, 3 दिन ऑफ लो, उसके भी पैसे मिलेंगे। छुट्टियाँ वुट्टियाँ सब कुछ एज इट इज़ चलेंगी। सो डेली वर्क शिफ्ट बढ़ सकती है करंट 8 आवर्स से 12 आवर्स इफ दे कैन चूज टू वर्क, ओके। व्हाट एल्स, हाँ। सो इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली वेयर वर्कर्स प्रेफर इट। वही, ज़बरदस्ती भी नहीं है भाई। नो इम्पैक्ट ऑन करंट 48 आवर अ वीक, हफ्ते में 48 आवर्स तो काम करना ही करना है। अच्छा, मई 2020 के अंदर 10 स्टेट थे जिन्होंने कोविड के टाइम, अभी नहीं, कोविड के टाइम ये अमेंडमेंट लागू करी थी, ठीक है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, MP, गोवा, उत्तराखंड, असम, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हैड अमेंडेड लेबर लॉज टू प्रपोज 12 आवर वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग दी पेंडेमिक। उसी लाइन्स पे अब इन्होंने कर दिया है। अब कुछ एक शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट से। केरला गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट कौन सी राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है? केरला गवर्नमेंट ने किया है। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना ही होना है। और दूसरा बेंगलुरु से जुड़ा है कि बेंगलुरु में बहुत जल्दी इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस बन आ जाएगा, जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बना है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा कि अलग से ईंटें वींटें लगाने की जरूरत नहीं, पूरा कॉन्क्रीट वगैरह मशीन के अंदर ही होता है और वो डिजाइनिंग से सीधा सीधा बना देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो बेंगलुरु विल हैव इंडियाज फर्स्ट पोस्ट ऑफिस जो कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बना है। सो जी, एक और स्लाइड है। ओके, आई थॉट दिस वाज द लास्ट शॉर्ट न्यूज़। चलिए, तो राजस्थान के CM अशोक गहलोत जी ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल के 3 नए मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश होंगे स्टेट के अंदर, राइट। एक आएगा प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद के अंदर। तो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे 3 और मेडिकल कॉलेजेस आने हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी पहली एक्सक्लूसिव ब्रांच ओपन करेगा जो कि स्टार्टअप्स के लिए है। तो डेडिकेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स कहाँ ओपन करेगा? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे में, एक्सक्लूसिवली फॉर स्टार्टअप्स।
फिर साइंस 20 कॉन्फ्रेंस, G20 के तहत साइंस 20 कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कहाँ हुई है? अगरतला त्रिपुरा के अंदर हुई है। साइंस से रिलेटेड त्रिपुरा अगरतला, तो ताला लगा दो साइंस के इंस्ट्रूमेंट में ताकि कोई छेड़छाड़ करे तो ब्लास्ट हो सकता है, तो अगरतला ध्यान रखिएगा। थीम रही क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर। ठीक है, ये हो जाती है हमारी स्टेट न्यूज़ खत्म। सो रफली 60% ऑफ द वर्क, 55-60% ऑफ द वर्क इज डन। अब हम आते हैं हमारी सेकेंड कैटेगरी की तरफ विच इज डिफेंस न्यूज़, और फिर थर्ड कैटेगरी पे मूव करेंगे विच विल बी साइंस टेक्नोलॉजी। तो आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से देख लीजिए कि एक और प्रोडक्ट बोलिए या फिर एक और सपोर्ट सिस्टम है जो आपके लिए लाया गया है, एंड दैट इज सवाल। कई बच्चे होते हैं जो थ्योरी में सीए पढ़ने से काफ़ी घबराते हैं, या फिर अगर थ्योरी पूरी सीए पढ़ ली तो वो चाहते हैं कि एक बार हमारा क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन हो जाए। तो उसके लिए आपकी एक ई बुक लाई गई है, और ये जो ई बुक है आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन भी है जो आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा, पर ये है क्या वो समझ लीजिए। हर क्वार्टर के अंदर, ये क्वार्टरली नेचर की ई बुक है, यानी 3 महीने में एक बार आएगी, और एक साल में 4 बुकलेट्स ऐसी आएंगी। पहले क्वार्टर की बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, ई बुक है, सॉफ्ट फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में है। इसके अंदर 300 एमसीक्यूज होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, और उनका डिस्क्रिप्शन यानी एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो आप चाहें तो सिर्फ इस एमसीक्यू बुकलेट से भी अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑलराइट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इफ़ यू वांट यू कैन टेक इट। इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में नहीं है। चलो, अब क्योंकि हमने हमारा एक पड़ाव पूरा कर लिया, स्टेट न्यूज़ हो चुकी है, डिफेंस पे मूव कर रहे हैं, तो ये आपके लिए माइलस्टोन क्वेश्चन है, मील का पत्थर। जल्दी से ट्राई कीजिए इसको आंसर करने का, आता है तो, नहीं तो आंसर तो मिलेगा ही वीडियो में। मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023, क्या नाम है एक्सरसाइज का? अजय वॉरियर 2023 वॉज कंडक्टेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? कौन से 2 देश हैं? एक तो भारत है, मैं बता देती हूँ। दूसरा देश कौन सा है जिसमें अजय वॉरियर ने पार्टिसिपेट किया? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, तो पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं हम, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ गुड मार्कर कलर। लेट्स सी। 10th बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लिनेक्स 2023, एक्सरसाइज का नाम क्या है? स्लिनेक्स, कंडक्टेड इन कोलंबो। कोलंबो कहाँ आता है भाई? श्रीलंका के अंदर आता है। स्लिनेक्स देखो, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, इंडियन नेवी एक्सरसाइज। सो ये बेसिकली श्रीलंका और इंडिया की बायलैटरल एक्सरसाइज है। मैरीटाइम से समझ में आ रहा है, नेवी डील करती है इसके अंदर। कहाँ हुई है? कोलंबो के अंदर हुई है, और एनुअल है, हर साल होती है। बायलैटरल यानी 2 देशों के बीच में होती है। व्हाट इसमें और क्या है कि भाई इंडियन नेवी से किसने रिप्रेजेंट किया? INS किल्तान और INS सावित्री, इंडियन नेवल शिप्स, ये 2 हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो स्लिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, इस बार कहाँ हुई है? कोलंबो के अंदर हुई है। इंडिया से INS किल्तान और सावित्री ने पार्टिसिपेट किया। दैट इज इट, 10th एडिशन था। ये आ गया आपका आंसर, इस बार बहुत जल्दी आ गया। इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है ये? मिलिट्रीज के बीच में एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 कमेंस्ड इन यूके। सो इंडिया और यूके के बीच में होती है अजय वॉरियर, और इस बार कहाँ हुई? यूके के अंदर हुई है। और पिछले बार ये पिछले साल, मतलब ये हर 2 साल बाद होती है, बाइनियल है, 2 साल में एक बार। तो पिछली बार जब ये हुई तो कलर ये चलने दे, इज इट विजिबल? चलिए, तो पिछली बार जब ये हुई तो उत्तराखंड के अंदर हुई थी। तो 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके, और कहाँ हुई है? सल्सबरी प्लेन्स, यूके के अंदर हुई है। बाइनियल है, यानी 2 साल में एक बार होगी, 27 अप्रैल से और 11 मई तक, यानी अभी चल रही है। एंड इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया। देखो, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी नहीं गई इसमें, एयरफोर्स नहीं गई, इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है। और चौबाटिया उत्तराखंड में लास्ट एडिशन हुआ था, जो कि 2021 में हुआ था। फिर एक्सरसाइज कोप इंडिया, कोप वैसे वाला कोप नहीं, एक्सरसाइज कोप इंडिया, ये एयरफोर्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एयरफोर्स से रिलेटेड है। सो एयरफोर्स इंडिया की और यूएस की, कोप यानी गुस्सा भी बोलते हैं ना, तो एक इंडिया का गुस्सा और बराबर का गुस्सा अमेरिका का, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड यूएस एयरफोर्स ये हुई। कहाँ हुई? ये कलाईकुंड, पानगढ़ और आगरा, इंडिया के अंदर ये कंडक्ट की गई अप्रैल के अंदर। जापान ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन ऑब्जर्वर की तरह
पार्टिसिपेट, अदरवाइज अपने एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं उड़ाए, ऑब्जर्वर रहा। कोप इंडिया 2004 से शुरू हो गई और फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो फाइटर प्लेन्स होते हैं ना वो युद्धाभ्यास यहाँ पे करते हैं। तो इंडिया की तरफ से किस किसने पार्टिसिपेट किया, देखो रफेल, तेजस, सुकोई 30 MKI, जैगुआर C-17, C-130, ये सब फाइटर प्लेन्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यूएस साइड से किसने पार्टिसिपेट किया, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, फिर भी लिख दिया है हमने इफ यू वांट। इनियोकोस 2023 इंटरनेशनल एक्सरसाइज कहाँ हुई, हेल्ड इन ग्रीस। क्या नाम है, इनियोकोस। इनियोकोस कौन कंडक्ट करवाता है, ग्रीस कंडक्ट करवाता है। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया और भी बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय। सो इंटरनेशनल एक्सरसाइज इनोक्योस 23 हेल्ड इन ग्रीस 18 अप्रैल को और 8 मई तक ये चली। फाइटर एयरक्राफ्ट काफ़ी सारी कंट्रीज़ के इसमें आए, तो जितने भी तेज़ तर्रार लड़ाकू विमान होते हैं ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट लड़ाकू विमान यहाँ पे देखे जाएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड ग्रीस, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, स्लोवेनिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जब इतनी सारी कंट्रीज हो सबके नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा ऑस्ट्रिया और कनाडा ने विटनेस किया, दे डिड नॉट अदरवाइज पार्टिसिपेटेड। अंडमान एंड निकोबार कमांड, जिसे ANC कहते हैं, कंडक्ट्स लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच। तो कवच एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब इसमें आ जाएंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसने कंडक्ट करवाई, कवच, अंडमान एंड निकोबार कमांड ने, अंडमान एंड निकोबार कमांड ने। तो अंडमान एंड निकोबार कमांड के बारे में पहले देख लीजिए कि पहली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है इंडिया की। जब CDS का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इस कमांड को बनाया गया और यहाँ के जो कमांडर हैं वो अपने अंडर में तीनों ही सर्विसेज जो हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके रिसोर्सेज एक साथ एक जगह पे मैनेज करते हैं और वो किसी भी पर्टिकुलर आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को रिपोर्ट नहीं करते, तो वो वहीं के कमांडर हैं, राइट। तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड लॉन्च की गई सबसे पहले, अंडमान एंड निकोबार थिएटर कमांड वो नाम रहा और पोर्ट ब्लेयर में हेडक्वार्टर्ड है। तो इसने ऑर्गेनाइज करवाई एक्सरसाइज कवच, फरवरी 23 को चालू हुई थी और ये कंक्लूड कब हुई, अप्रैल 7 को। किस किसने पार्टिसिपेट किया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड, ठीक है। चलिए, इंडियन नेवी कंडक्टेड द प्रस्थान एक्सरसाइज ऑफ मुंबई कोस्ट। ये जो ऑफ है यानी दूर, कोस्ट में अंदर पानी की तरफ थोड़ा। तो ये जो प्रस्थान एक्सरसाइज होती है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये इंडियन नेवी कंडक्ट करवाती है, हर 6 महीने में कंडक्ट करवाती है। और इसमें और भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ पे भी ऑयल ड्रिलिंग वगैरह होती है ना, जो हमारे ऑफशोर एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए एक्सरसाइज होती है। तो ये अगर आप देख सकते हो, राइट। तो प्रस्थान एक्सरसाइज हर 6 महीने में होगी, इंडियन नेवी के अंडर में होती है, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स भी मैरीटाइम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी लोग हैं ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस हो गई, कस्टम्स हो गया, फिशरी डिपार्टमेंट हो गया, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी हो गई, ये सब भी पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हमारी ऑफशोर्स की सुरक्षा इंश्योर की जा सके। अमोघ 3 मिसाइल मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई है खत्म। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग की एट्सेट्रा। सो अमोघ 3 मिसाइल, जब कभी भी किसी मिसाइल को टेस्ट फायर किया जाता है, किसी भी इक्विपमेंट की चेकिंग होती है एट्सेट्रा, यूजुअली मिसाइल्स होती हैं, तो उन मिसाइल्स का डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली मिलिट्री सर्विसेज का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम फेस कर रहे हो तो। लेकिन अदरवाइज भी मोटी मोटी बातें सब बच्चों को पता होनी चाहिए। सो अमोघ 3 मिसाइल किसने बनाई, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL ने बनाई और उन्होंने ही सक्सेसफुली इसको कंडक्ट किया, इसका टेस्ट फायरिंग। 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक यानी टैंक को फोड़ेगी जा करके, गाइडेड है यानी कि पहले से आप इसका टारगेट सेट कर सकते हो, है ना, इसको गाइड कर सकते हो डायरेक्शंस वगैरह दे करके। नाम क्या है इसका, अमोघ 3। गॉट इट ना। इंडिजिनस मिसाइल यानी भारत के अंदर ही बनाई गई है, डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGM-DP के तहत। किसने बनाया है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने बनाया है। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी, एक बार आप इसको फायर कर दो टारगेट सेट करके, जाके अपने आप फोड़ेगी, कुछ आपको बीच में इंटरवीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी रेंज है 200 से 2500 मीटर, बहुत काफ़ी अच्छी रेंज है इसकी। इंडियन आर्मी हैज टाइड अप विद विच यूनिवर्सिटी टू इम्पार्ट चाइनीज एजुकेशन ट्रेनिंग टू मिलिट्री पर्सनल। इंटरेस्टिंग। सो भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस विश्वविद्यालय से करार किया है, तो इन्होंने करार किया है तेजपुर यूनिवर्सिटी असम से। भाई अब दुश्मन से अगर आपको बातचीत करनी है तो उनकी भाषा जाननी ज़रूरी है, दुश्मन को कम नहीं आंकना है, ऐसे समझिए इस चीज़ को, है ना। तो इंडियन आर्मी ने टाइप किया है कि भाई चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाओ हमारे
सेनानियों को जो पर्टिकुलरली बॉर्डर पे रहते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है? तेजपुर यूनिवर्सिटी, असम है, क्योंकि काफ़ी सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सिखाती है जिसमें चाइनीज़ भी शामिल है। तो MOU हुआ है इंडियन आर्मी और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच में, बस इतनी सी बात है। आगे चलो। सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर टू सप्लाई UAV नागास्त्र, नाग और अस्त्र, नागास्त्र बाय इंडियन आर्मी। तो सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की जो है वो सप्लाई करेगी UAV। कौन है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसे हम ड्रोन भी बोलते हैं ना। सो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका नाम क्या है? नागास्त्र। और ये किसको सप्लाई करेगी? इंडियन आर्मी को सप्लाई करेगी। इंडियन आर्मी क्या करेगी इसका? ऑब्वियसली दुश्मन के ऊपर बम फोड़ने का काम करेगी। सो एक तरह से सुसाइडल ऑब्जेक्ट है, जाकर के खुद भी फूट जाता है, फोड़ भी देता है। तो आप देखिएगा ये जो सोलर इंडस्ट्री नागपुर है, इसने जो और कॉम्पिटिटर्स थे ना, इजराइल पोलैंड से भी कॉम्पिटिटर्स आए थे, उनको भी बीट कर दिया। इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया हम सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर से ही नागास्त्र लेंगे। इंडिया का पहला इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी घूमता रहेगा ऊपर ऊपर और जैसे ही इसको टारगेट दिखेगा जाकर के अटैक कर देगा। डिज़ाइन और डेवलप इसको किया है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने, जो कि सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की और इन एसोसिएशन विद जेड मोशन बैंगलोर। इंडिजिनस कंटेंट है इसमें, मोर देन 75% इंडिया में ही तैयार किया गया है। एयर में घूमता रहेगा और टारगेट जैसे ही स्पॉट पे पहुंचेगा उस पर अटैक कर देगा। तो बेसिकली जैसे माइंस होती है ना, कि भाई कोई हमारे ऊपर से गुजरेगा, क्या बोलते हैं उनको, है ना, माइंस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलो हम भूल गए, जो बॉर्डर मूवी में भी दिखाया गया था कि हाँ, एंटी टैंक समथिंग। तो टैंक ऊपर से गुजरेगा तो फूटेगा। इसी तरह से ये हवा में रहेगा, इसके एरिया के अंदर अगर कोई भी दुश्मन का कोई गाड़ी आएगी, विमान आएगा, वटेवर, तो फोड़ देगा। इट इज़ अ कामकाजे मोड, यानी सुसाइडल अटैक। कामकाजे मोड एक जापानीज टर्म है जिसका ये मतलब होता है कि आप इस तरह से अटैक करोगे कि आप खुद भी फूट जाने वाले हैं, तो सुसाइडल अटैक होगा। टारगेटिंग इटसेल्फ एंड द टारगेट। फिर हम आते हैं प्रलय मिसाइल पे। प्रलय मिसाइल न्यूज़ में देखी गई और न्यूज़ थी कि इंडिया टू बाय 250 मोर प्रलय मिसाइल्स। तो इंडिया 250 और प्रलय मिसाइल्स खरीदने वाला है। तो प्रलय मिसाइल क्या है, उसकी खास बात क्या है, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है, देख लेते हैं। तो न्यूज़ में आया है कि 250 मोर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स हम लेना चाह रहे हैं और उनको नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे हम लगाना चाह रहे हैं। तो प्रलय मिसाइल कासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। बैलिस्टिक होता है यहाँ से, ये बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी होती है। कासी यानी कि पार्शियली, है ना। तो कासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस से लॉन्च की जाएगी, सरफेस पे जाकर के ध्वस्त करेगी। 150 से 500 किलोमीटर दूर तक का टारगेट ये हिट कर लेती है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 350 to 700 kg है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है और सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और न्यू टेक्नोलॉजी से पावर्ड है, ये लेस है, बट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मोटी मोटी बातें यहाँ ध्यान रखेंगे। कासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस है, उसके अलावा 150 से 500 किलोमीटर की रेंज है। With whom? Not whom. With which organization? With which organization did the Indian Navy sign an agreement to develop secure maritime communication? भारतीय नौसेना ने किसके साथ सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर इज सर CV रमन जी का जो इंस्टीट्यूट है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर के अंदर, उनके साथ में इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है कि आप क्वांटम टेक्नोलॉजीज डेवलप करोगे जिससे कि हम सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशंस नेवी वाले कर सकें। ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी एनहांस होते हैं जिससे कि डिकोडिंग करना आपकी कोड्स का बहुत डिफिकल्ट होता है। सो RRI जो है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में और सर CV रमन जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये हो जाती है डिफेंस से रिलेटेड सारी जानकारी। अब हम आ जाते हैं थर्ड एंड फाइनल कैटेगरी की तरफ, विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आई थिंक चलो, माइलस्टोन टू क्वेश्चन। सो टाइम फॉर अनदर क्वेश्चन। एक और पड़ाव पूरा हो गया, तो चलिए बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्लोन्ड गिर फीमेल काफ? तो पहली बार भारत में गिर ब्रीड जो होती है ना, गायों की नस्ल जो होती है, उसकी क्लोनिंग की गई और जो बच्चिया बोलते हैं कई जगहों पे, तो जो काफ बनी, फीमेल काफ क्लोन जो है, उसका नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। भारत की पहली क्लोन गिर मादा बछड़े का नाम क्या है? बताइएगा, किसी नदी के नाम पे है, ट्राई कीजिए।
चलिए तो आ जाते हैं साइंस टेक्नोलॉजी की पहली खबर की तरफ। PSLV C55 टीलियो 02 मिशन सिंगापुर से जुड़ा हुआ मिशन है। सिंगापुर की सैटेलाइट्स को इंडियन लॉन्च व्हीकल के थ्रू भेजा गया भगवान जी के थोड़ा पास। तो चलिए, इसरो लॉन्च सिंगापुर टीलियोस 2 सैटेलाइट। टीलियोस 1 सैटेलाइट ऑलरेडी पहले हम भेज चुके हैं, सिंगापुर की 9 सैटेलाइट्स हम भेज चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करें टीलियोस 2 सैटेलाइट की। तो PSLV C55 इसे टेलीओएस 2 भी कहा जाता है। ये सक्सेसफुली लॉन्च की गई 22 अप्रैल को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, और ये डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन रहा। किसने इसको परफॉर्म किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, जो कि कमर्शियल मिशंस लेती है ना। और टेलीओएस 2 या टीलियोस जो भी आप इसको पढ़ना चाहें, प्राइमरी सैटेलाइट रही, साथ में एक और सैटेलाइट रही जिसका नाम रहा ल्यूमलाइट 4, और ये को पैसेंजर सैटेलाइट रही। दोनों ही सिंगापुर की सैटेलाइट्स हैं। एंड टेलीओएस 1 जो सिंगापुर की पहली कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, उसको इसरो ने लॉन्च किया था 2015 में, और आज तक सिंस देन इसरो ने 9 सैटेलाइट्स सिंगापुर के लिए लॉन्च कर दी हैं। तो पूछा जा सकता है कि जो TELEOS 2 सैटेलाइट है कौन से देश की थी जो हमने लॉन्च की, हमने किस पे लॉन्च की? तो भाई PSLV C55 के ऊपर लॉन्च की। ये सब ध्यान रखेंगे। इंडिया इन डू मोड, तो डू होता है ना, रिपीट के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो सक्सेसफुली कंडक्ट्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन। तो हमारा जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स होंगे वो अपने आप आकर के लैंडिंग कर जाएं, ऑटोनॉमस, किसी को भी बीच में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, वो हमने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, और इंडिया में वर्ल्ड में पहली बार ऐसा किया गया है। इसरो सक्सेसफुली अचीव्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन RLVLEX। तो इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो भाई ये कब हुआ? 2 अप्रैल को हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि भाई हम लेकर के गए ऊपर और फिर उसको छोड़ दिया गया लॉन्च व्हीकल को, जो रीयूजेबल यूज़ किया जाएगा, और उसने अपने आप सारे सेंटर के साथ में कम्युनिकेशन वगैरह करके अपने डायरेक्शन वगैरह गेज करके और खुद ही आकर के लैंड हो गया। ठीक है। सो ये जो टेस्ट था ये कंडक्ट करवाया गया एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटका के अंदर, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन रहा पूरी दुनिया में। राइट, चलिए आगे। प्रोबा 3 मिशन, कौन सा मिशन है? प्रोबा 3 विच विल बी लॉन्च्ड अबोर्ड इसरोज PSLV इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। तो इसरो के PSLV से प्रक्षेपित किए जाने वाला प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? प्रोबा 3 जुड़ा हुआ है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से, और ये लॉन्च किया जाएगा 2024 के अंदर। और इसका काम है कि सन से रिलेटेड ये स्टडी करेगा। 2 सैटेलाइट जाएंगी इसमें, सन के फेंट कोरोना और उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की स्टडी करने वाला है। स्काई रूट एरोस्पेस टेस्ट फायर्स 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली। तो स्काई रूट ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है। कौन से इंजन का? इंजन का नाम है धवन 2। इंजन का क्या नाम है? धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन है। सो स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इसका नाम मैंने आपको बता दिया, धवन 2। ये कहाँ यूज किया जाएगा? जो विक्रम 2 इंजन है ना, स्काई रूट 3 कैटेगरीज के अंदर इंजन बनाता है, विक्रम 1, 2 एंड 3। ठीक है। तो ये जो विक्रम 2 इंजन है उसकी जो अपर स्टेजेस होंगी उनके अंदर धवन 2 का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसका सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च हो चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है। 2002 में स्काई रूट एरोस्पेस पहली इंडियन प्राइवेट कंपनी बन गया था जिसने अपना खुद का रॉकेट स्पेस के अंदर भेजा था। और लाइक आई टोल्ड यू, इसके 3 लॉन्च व्हीकल्स हैं, विक्रम 1, 2 एंड 3, जो कि पेलोड्स ले जा सकते हैं 200 किलो से 700 किलो तक का, लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ये लेके जाते हैं। फिर हम बात करते हैं निसार टू मैप हिमालय सीज्मिक जोन्स। तो हिमालय के जो सीज्मिक जोन्स हैं कि कहाँ पे किस तरह की सीज्मिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कैसे मूव करती हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं हिमालय में, उसको कौन मैप करेगा? निसार सैटेलाइट मैप करेगी। निसार नासा और इसरो की मिली जुली एक पहल है।
तो इसरो एंड नासा हैव जॉइंटली डेवलप्ड अ फोर्थ कमिंग सैटेलाइट कॉल्ड निसार। डेवलप हो गई है लेकिन अब लॉन्च की जानी है वो। उसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो इसके रेडार्स बहुत स्ट्रांग हैं, ये बहुत सारे डेप्थ में इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। तो ये अर्थक्वेक प्रोन जो रीजन्स हैं हिमालय के, उनकी डिटेल में स्टडी करेगी और एक्सपेक्टेड है कि ये जनवरी 24 के अंदर लॉन्च कर दी जाएगी। मिशन का मेन काम यही है कि जो भी लैंड सरफेस के अंदर गतिविधियां हो रही हैं उनका पता लगाया जा सके एडवांस रेडार इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू। और इसमें 2 सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स हैं, एल बैंड का और एस बैंड का, जिससे कि बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस निकलेंगे। ये सीज्मिक जोन्स अगर आप इंडिया के देखें तो 59% जो लैंड एरिया है इंडिया का वो सीज्मिक एक्टिविटी से लैस है। जो रेड एरिया आप देखोगे ना, वेरी हाई रिस्क है यहाँ पे। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा आ गया, ये रेड एरियाज आप देख रहे हो। उसके अलावा लो रिस्क वाले ये सारे ब्लू में आपको दिख रहे हैं। हाई रिस्क जोन this orangish color and this yellow is moderate risk zone. So overall 59% risk zone के अंदर इंडिया lie करता है in terms of seismic activity. Then North Korea test nuclear capable underwater attack drone, नाम है Hail-2. Hey, ड्रोन तो ऊपर आसमान में उड़ा रहे थे, तुम अंडर वाटर वो भी न्यूक्लियर केपेबल ड्रोन टेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो नॉर्थ कोरिया? बस ये ध्यान रखेंगे। सो नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन, नाम क्या है? हेल-2। सो दैट इज इट, इसमें और कुछ भी नहीं है, इतनी सी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। केन्या लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल सैटेलाइट। तो भाई केन्या भी आ गया है सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले देशों की गिनती के अंदर, और उसने अपना पहला ऑपरेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया है। पूरी तरह से केन्या में डेवलप किया गया है इसको। सो केन्या स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 15 अप्रैल को। नाम रहा ताइफा 1, और इसको स्वाहिली भाषा में इसका मतलब होता है 1 नेशन। ताइफा 1 ये नाम रहा। और कहाँ से कौन से लॉन्च व्हीकल पे अबोर्ड इसको भेजा गया? स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया वॉन्डरबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया से। फुल्ली डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय केनियन इंजीनियर्स, और ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेटा और फूड सिक्योरिटी और बाकी एरिया से रिलेटेड डेटा लेने में हेल्प करेगी। अच्छा, अगर हम सारी अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहली सैटेलाइट कौन से देश ने लॉन्च की थी? Egypt. Egypt was the first African country to send a satellite into space in 1998. ESA, that is European Space Agency, successfully launches JUICE mission to study Jupiter's icy moons. इसकी बात हमने पहले भी की थी, तब हमने बात की थी कि लॉन्च किया जाएगा, अब लॉन्च हो चुका है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना JUICE मिशन। JUICE का फुल फॉर्म देख लो भाई, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। अभी ये 8 साल लगाएगा जुपिटर तक पहुंचने में, है ना, और फिर उसकी स्टडी करेगा और उसके मून्स, पर्टिकुलरली 3 बड़े मून्स की स्टडी करेगा, गैनीमीड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। बस अप्रैल 14 को इसको लॉन्च किया गया है। और एरियन 5 रॉकेट यूरोप का जो स्पेस पोर्ट है कोरू फ्रेंच गियाना में, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। सो जुपिटर का जो पूरा एनवायरमेंट है और उसके जो आईसी मून्स हैं, 3 मून पर्टिकुलरली, उनकी स्टडी होगी। ये रही हमारी गंगा। क्या नाम है इसका? ये जो क्लोन बनाई गई है, दिस इज गंगा। सो क्लोन्ड काओ काफ, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा है ना, उन्होंने क्लोन की है फीमेल काफ ऑफ देसी ब्रीड गिर। देसी ब्रीड जो होती है ना, वो एनवायरनमेंट और डिजीजेस से काफ़ी पक्की होती है, ज़्यादा बार बार बीमार नहीं पड़ती, उनकी इसका मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत हाई है। तो ऐसी ही ब्रीड का नंबर बढ़ाने के चलते क्लोनिंग को ट्राई किया जा रहा है और फर्स्ट सक्सेसफुल क्लोन हो गया है। मोर देन 50 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे दे सकती है। इंडिया की पहली क्लोन्ड गिर फीमेल काफ का नाम रहा गंगा। सो क्लोनिंग क्या होती है? जिसमें हम सेम जेनेटिकली आइडेंटिफाइड कॉपीज बना लेते हैं, नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। A new uranium isotope, uranium 241 has been discovered. So यूरेनियम जो है उसका एक और आइसोटोप डिस्कवर कर लिया गया है, उसका नाम है यूरेनियम 241, और जापान के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है। सो यूरेनियम की अगर हम बात करें U92, ठीक है, U92, सो एटॉमिक नंबर इसका 92 होता है। और आइसोटोप का क्या मतलब है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। सो आइसोटोप्स आर द एटम जिनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, बट डिफरेंस किस में आता है? उनके न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आता है। 3 नेचुरल यूरेनियम आइसोटोप्स जो नेचुरली मिलते हैं,
234, 235 एंड 238 है, और अब ये 241 डिस्कवर किया गया है, रेडियो एक्टिव होता है। कैबिनेट अप्रूव्स LIGO इंडिया, LIGO इंडिया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। सो कैबिनेट ने मंजूरी देती है कि हाँ जी भाई ठीक है, आप इस्टेब्लिश कर लीजिए LIGO इंडिया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर। अब ये क्या है वो अभी समझते हैं, उससे पहले LIGO का फुल फॉर्म देखो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज। तो अब कहाँ सेटअप होगी वो भी देखो, महाराष्ट्र में होगी जी, ठीक है। और इसमें काफ़ी जो भी खर्चा आएगा उसका काफ़ी एक बड़ा हिस्सा कौन देगा, यूनाइटेड स्टेट्स देगा, यहीं कहीं लिखा हुआ होगा, अभी हम देख लेते हैं। तो ये पहली ऐसी LIGO ऑब्जर्वेटरी नहीं है या ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर नहीं है, दो ऐसे ऑलरेडी बने हुए हैं, ये तीसरा लगाया गया है। जितनी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है ना, जैसे मान लीजिए जो भी यूनिवर्स के अंदर बॉडीज़ घूम रही हैं, जब उनमें कोई मेजर इवेंट होता है जैसे ब्लैक होल हो गया, तो वो अपनी ग्रेविटेशनल वेव्स भी निकालते हैं, और ये जो डिटेक्टर्स हैं ये उन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को पकड़ेंगे और उससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाएंगे। तो जितने आइडियली 4 डिटेक्टर्स होने चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए, 2 ऑलरेडी हैं तो तीसरा इंडिया में लगाया जा रहा है और एक और फिर कहीं लगाया जाएगा, तो उससे उस सेलेस्टियल बॉडी की एग्जैक्ट लोकेशन का और उसकी इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल वेव एंड एटसेट्रा का पता लगाया जा सकता है। तो ये पूरी कहानी है। अब इसको सिंपल भाषा में या एक एक करके समझ लेते हैं। सिंपल में मैंने समझा दिया। LIGO इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज, तो एडवांस ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स महाराष्ट्र के अंदर सेटअप किए जाने हैं, 2600 करोड़ रुपए की लागत से एस्टिमेटेड है ये, और ये 2030 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होगा। अगर आप फोटो देखना चाहें तो बहुत ब्लर सी इमेज है, डजंट मेक एनी सेंस। LIGO इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाएगा विद एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद US नेशनल साइंस फाउंडेशन और काफ़ी सारे नेशनल इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ में। US प्रोवाइड करेगा काफ़ी एक बड़ा कॉम्पोनेंट इस लैब के लिए, एंड दैट इज 560 करोड़ की जो लागत है ना, आउट ऑफ दिस वो US प्रोवाइड करेगा ना। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है? ये वेव्स हैं जो कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं यूनिवर्स के अंदर, वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जैसे भिड़ गए या ब्लैक होल बन गया तो प्रोड्यूस करते हैं। जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रीम कंडीशंस में एमिट करते हैं, जैसे ब्लैक होल कोलाइड अगर कर रहा है या फिर कोई एक मेजर इवेंट हो, तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं ये कहाँ से आ रही हैं उनका पता लगाना, उसकी लोकेशन का पता लगाना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है LIGO इंडिया का? 3rd ऑफ इट्स काइंड है। इससे पहले लुइसियाना और वाशिंगटन के अंदर ये सेटअप हो रखा है। पहली चीज़ तो ठीक है, हम ग्रेविटेशनल वेव्स, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स मतलब और ज़्यादा जान पाएंगे, और दूसरा ये कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बच्चों को जो यहाँ के यूथ हैं उनको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस एरिया में भी आगे बढ़ने की। नाउ कमिंग ओवर टू सम malwares, some what would be called viruses जो हम बोलते थे ना कंप्यूटर लैंग्वेज में। What is raccoon stealer which was seen in news recently? raccoon stealer क्या है जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया? तो ये एक मालवेयर है, मालवेयर जो कि इंफॉर्मेशन चुराने का काम करता है। raccoon stealer चुरा रहा है, सो इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मालवेयर है, और ये ईमेल के थ्रू भेजा जाता है, और जैसे ही आप इसको ओपन कर देते हो तो ये इन्फॉर्मेशन चुराने का काम शुरू कर लेता है। और 8 सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं इंडिया में जिनको टारगेट किया गया इस रकून मालवेयर के थ्रू। लेकिन हमारी जो NTRO है, दैट इज़ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिमेंबर हमने अपॉइंटमेंट्स में इसके बारे में पढ़ा था कि ये भी रॉ और बाकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह काम करती है। तो इन्होंने आगाह करवाया कि भाई ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एक मालवेयर है, क्योंकि ये टेक्निकल एरियाज़ के अंदर इंटेलिजेंस का काम करती है। ठीक है, फिर आ जाता है लॉकबिट रैंसमवेयर। ये न्यूज़ में रहा कि लॉकबिट रैंसमवेयर ने मैक डिवाइसेस को टारगेट किया है कई जगह, जो एप्पल डिवाइसेस होते हैं। सो रैंसमवेयर क्या है, लॉकबिट रैंसमवेयर क्या है? एक तरह का रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या होते हैं? वो वायरसेस या कुछ एक क्या बोले हम उसको, कोडेड एक प्रोग्राम भेज देते हैं जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपकी फाइल्स वगैरह को एक्सेस कर लेते हैं, उनको लॉक कर देते हैं, और बदले में वो आपसे रैंसम यानी कुछ ना कुछ वसूली चाहेंगे कि अच्छा हमें कुछ दो तो हम आपको आपकी फाइल्स वापस एक्सेस करने को देंगे। ठीक है, तो रैंसमवेयर एक तरह का मालवेयर होता है जो कि हाईजैक कर लेता है कंप्यूटर्स को और डिमांड करता है पेमेंट, और यूजुअली बिटकॉइंस में डिमांड इसकी आती थी, और इसीलिए इसको क्रिप्टो वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, जब परचम भी हैक हुआ था ना, तो उस टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि मेल्स के थ्रू कोई लिंक आया था, आई थिंक हमने क्लिक कर दिया था तो सारा चला गया, और वो लोग भी बिटकॉइंस मांग रहे थे।
we did not have any bitcoins. Okay, so Lockbit ransomware, फॉर्मली इसको ABCD ransomware भी कहा जाता है, और इंपॉर्टेंट फाइल्स को एक्सेस कर लेते हैं लाइक आई टोल्ड यू, बदले में क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज यूजली मांगते हैं इसलिए इसको क्रिप्टो वायरस भी कहा जाता है। लॉकबिट उन कंपनीज को टारगेट करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को जिनके केस में इनको लगता है कि हाँ भाई क्रिप्टो में डील करते होंगे। US, चाइना, इंडिया, यूक्रेन, यूरोप, ये इसके शिकार होते हैं। ये रहा इसका लॉकबिट 2.0, ऑल योर इंपॉर्टेंट फाइल्स आर स्टोलन एंड इनक्रिप्टेड, इस तरह की एक वार्निंग आ जाती है। तो चलिए जी, फिर हम आ जाते हैं शॉर्ट न्यूज कैटेगरी के ऊपर जो बची हुई हैं। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक हैज बीन एक्टिवेटेड इन इंडिया, और वो संचार भवन और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफिस नई दिल्ली के अंदर है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क यानी कि अगेन बहुत सिक्योर और सेफ फीचर्स के साथ ये टेलीकॉम नेटवर्क है जो कि काम करेगा, फास्टर एंड मोर सिक्योर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगी। बस दैट इज इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। जाते जाते आपके लिए है ये साइनिंग ऑफ क्वेश्चन, तो पढ़िए और इसका आंसर आपको मिलेगा अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेशनल न्यूज़ और साथ ही साथ हम फिनेंस और बैंकिंग न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे। फिनेंस और बैंकिंग की वीकली न्यूज़ पायल मैम अलग से लेते हैं एवरी मंडे 7 PM, उसको ज़रूर से देखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो हक्की पिक्की, क्या नाम है भाई? हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय जो कि हाल ही में खबरों में रहा, वो किस राज्य से संबंधित है बताइएगा। और फाइनली एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए जो नए हैं और नहीं जानते और ढूंढते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि येस वी डू हैव आवर कोर्स, SSC के लिए स्पेशली टारगेटेड है ये कोर्स, लेकिन आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो, इनफैक्ट अगर आप स्टेट PSCs भी दे रहे हो तो ये आपका बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग करेगा। बाकी सारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। ये एंटायर GK को टारगेट करता हुआ है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक GK। स्टैटिक GK इंडिविजुअल कोर्स मैंने लिया है, बाकी सारी फैकल्टीज़ हैं जिन्होंने अपने इंडिविजुअल कोर्स लिए हैं। इंडिविजुअल कोर्स भी लिए जा सकते हैं, पूरा GK कोर्स भी लिया जा सकता है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी है। तो आप ये सब कहाँ जा कर के देख सकते हो? ऐप के ऊपर, परचम ऐप के ऊपर जाकर के देख सकते हो। अगर आपको ठीक लगे, लेना चाहें तो 10% इंस्टा डिस्काउंट तो आप रिचा 10 लगा दीजिए, नहीं तो कोई ना कोई ऑफर्स डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, डू चेक देम आउट बिफोर बाइंग इट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई रियली होप जो भी कुछ पढ़ा है सब समझ में आ गया होगा, और जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।